Welcome back, kids. Now let's start with an exciting exercise on chapter 1 and test your knowledge skills on this chapter. So let's start with question number 1, which is again short answer questions. And number 1 is what is agriculture? पूरा chapter हमने इस पे पढ़ा, तो अब आप हमें बताएंगे agriculture क्या होता है. So how do we define agriculture? It is the growing of plants or crops in the field for obtaining food, which is called agriculture. I hope you all agree. हमने सारी details agriculture को लेके पढ़ी थी कि किस तरह से हम food को, crops को grow करते हैं और इसी को हम agriculture term करते हैं. Now let's move to question number 2. What is a crop? Very simple to answer again because it's related to agriculture. So cultivating the same kind of plants at one place on a large scale is called crop production. जो बड़े बड़े फार्म्स में होता है, प्लांट तो वही है पर आप उसको बहुत नंबर में ग्रो कर रहे हो और बड़े स्केल में कर रहे हो, जिसको हम क्रॉप प्रोडक्शन बोलते हैं. Let's move to the next question. Question number 3. Name some rabi crops. Very important. चाहे differentiation में आए, चाहे one word में आए, आपको दोनों types of crops के examples पता होने चाहिए. So when we are talking about rabi crops, wheat, gram, peas, mustard, linseed, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ऑलवेज रिमेंबर मोर एग्जाम्पल्स फॉर योर नॉलेज, और कई बार हम स्किप भी कर जाते हैं, राइट? तो आप कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिख सकते हो एज पर द मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 kharif crops. Now similarly, just like rabi, we have paddy, maize, millet, soybean, groundnut, cotton. ये सब kharif crops के एग्जाम्पल हैं. एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन आपको try to remember at least 5, but for your knowledge you should know many examples, क्योंकि कई बार वो आपसे true false में पूछ सकते हैं. Is this an example of kharif crop or is this an example of rabi crop? So for your knowledge आपको पता होना चाहिए. Let's move to question number 5. Name 3 steps involved in soil preparation. अब आपने soil preparation में कौन से 3 steps फॉलो किए थे soil preparation में? हम पूरे क्रॉप प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहे. हमने सबसे पहले सॉइल प्रिपरेशन की थी जिसमें हमने प्लोइंग किया था. उसी सॉइल को प्लो करने के बाद हमने लेवल किया था और लेवलिंग करने के बाद हमने उसकी मैन्योरिंग की थी. सो जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं, ये उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं. सो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो, बी वेरी क्लियर व्हाट आर दे आस्किंग यू इन द क्वेश्चन. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हो सकता है वो ये तो नहीं पढ़ते, स्टेप्स इन्वॉल्व पढ़ते तो वो कोई भी 3 स्टेप्स उठा सकते थे, बट दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6. नेम 2 केमिकल फर्टिलाइजर्स. चाहे केमिकल फर्टिलाइजर्स पूछें, चाहे आपसे वीडीसाइड्स पूछें, पेस्टिसाइड्स पूछें, आपको सबके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो 2 केमिकल फर्टिलाइजर्स कैन बी यूरिया एंड अमोनियम फॉस्फेट. देयर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स. एज आई सेड, आपको कोई भी 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. Now let's talk about question number 7. Name some organic manures. As I said, ये सारे short answer questions हैं, तो इसमें सबके examples आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे. So when we are talking about organic manure, उसकी कोई specific variety नहीं होती. It's depending on आप manures किस source से ले रहे हो. So it can be animal excreta, cow dung, urine and plant waste. ये सब organic manures ही बन जाते हैं over a period of time. Let's move to question number 8. What is a hoe used for? So आपने इतने सारे practices use किए थे, देखे थे, पढ़े थे, और उसमें आपने हर step में कोई ना कोई instrument use किया ही किया है और a machinery. So what is a hoe used for? It is a garden hand tool used to cultivate the soil and remove weeds. Yes, it looks like this. तो जब हमें अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना होता है तो हम वो का यूज़ करते हैं, जो हेल्प करता है उसको अपरूट करने में. मैंने आपको पहले भी बोला था, वीड्स बहुत स्ट्रांगली कहीं ग्रो नहीं करते, वो बहुत हल्के होते हैं, उनके जो रूट्स डेवलप होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं. तो अगर आप उसको हैंड से पुल नहीं कर पाते, यू कैन यूज अ हो विच कैन ईजिली हेल्प टू अपरूट द वीड्स. Question number 9.
What is the pioneer of green revolution is? Who is the pioneer? So ये नाम तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए ना कि who is the pioneer, who started it? It was Dr. M.S. स्वामीनाथन. सबको ये नाम बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए क्योंकि जितनी भी revolution था from traditional methods to modern methods, that was brought by him, and he helped to make India self-sufficient in food grains because of the modern techniques जो उन्होंने shift करी थी हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स की रिप्लेस करके. सो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन वॉज द पायनियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 जहां हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हैं. अगेन इट्स अ कैटेगरी ऑफ 1 मार्क क्वेश्चन. सो द मिनरल विच इज फाउंड इन यूरिया इज डैश. दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आप सॉइल की नीड्स के बारे में पढ़ते हो, प्लांट्स को किस तरह का न्यूट्रिशन चाहिए उसके बारे में पढ़ते हो. तो जो मिनरल यूरिया में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन. तो इस केस में हमेशा जब आप प्लांटिंग करोगे आपको हमेशा एक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. यस. क्वेश्चन नंबर 11. द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल. सबको ध्यान रखना है, हम भूल जाते हैं, हम मिस आउट कर देते हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था हम सीधा जंप करते हैं सीड्स को सो करने में. उससे पहले क्या जरूरी है, हमें सॉइल का प्रिपेयर करना. एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर द सॉइल एंड दैट फॉर्म्स द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग द क्रॉप्स. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. Fill in the blanks. Damaged seeds would dash on the top of water. Yes, ये एक चीज़ है कि किसी को कैसे पता चलेगा, अगर आप बाजार से सीड्स खरीद कर आ रहे हो आपको कैसे पता चलेगा ये सीड्स बिल्कुल हेल्दी हैं और ये सीड्स बिल्कुल डैमेज्ड हैं. दोनों को पानी में डाल दो क्योंकि इसमें क्या होगा, जब आपके सीड्स डैमेज्ड होंगे वो हमेशा वाटर की सरफेस पे फ्लोट करना शुरू कर देंगे बिकॉज दे आर लाइफलेस. जैसा हमारे साथ होता है जब इंसान की बॉडी बिल्कुल फिनिश ऑफ हो जाती है, खत्म हो जाती है, दुनिया छोड़ चुकी होती है, दैट बॉडी विल ऑलवेज फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. एंड द लिविंग बॉडी वो हमेशा नीचे ड्रोन करेगी, वो कभी भी फ्लोट नहीं करेगी. यही सेम लॉजिक सीड्स को टेस्ट करने में भी होता है. अगर आपको देखना है सीड्स डैमेज्ड हैं तो दे विल ऑलवेज फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. क्वेश्चन नंबर 13. For growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. ये तो आप वैसे भी बता सकते हो, हमने सॉइल के बारे में भी जूनियर क्लासेस में बहुत पढ़ा. तो क्रॉप उगाने के लिए सिर्फ आपको सफिशिएंट सनलाइट नहीं चाहिए, आपको वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए जो सॉइल को सारा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. और वो कौन सी स्टेप से आता है, इरिगेशन. इसीलिए मैंने बताया था इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है. किस तरह से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, आपको ये भी देखना है कि आप वाटर को जुडिशियसली यूज करते हो, राइट. क्योंकि वाटर के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स जो हैं जो सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्रॉप के लिए इंपॉर्टेंट है, वो प्लांट को मिलते हैं. Now let's move to the long answer questions and it is question number 14. What are the advantages of plowing? It's very important. ये सारे steps हमने chapter discussion में details में पढ़े थे और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए थे. तो plowing का basic advantage क्या होता है? सबसे पहला, loosening of soil can improve air circulation. सबसे important point यही है, air circulation को improve करना. The roots can penetrate deeper into the soil. क्योंकि अब हमारी soil जो है वो यूनिफॉर्म हो चुकी है तो जो roots हैं उनको बहुत easily जगह मिल जाती है ज़मीन के नीचे penetrate करने में और plant को firmly hold करने में. Plowing enhances the water retention capacity of the soil. क्योंकि अब हमारी soil यूनिफॉर्म हो चुकी है, उसमें कोई lumps नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो water भी अगर आप उस पर डालोगे वो बहुत easily हर layer में absorb होना शुरू हो जाएगा. और उसके साथ साथ आपके जितने भी वीड्स हैं जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं वो सारे प्लोइंग के टाइम पे रिमूव हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट जितनी भी माइक्रोब्स हैं आपकी सॉइल के अंदर वो सारे फिनिश ऑफ हो जाएंगे विद द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग, राइट. तो ये सब फायदा है प्लोइंग को करने का एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग द सॉइल. Let's move to question number 15. What are the advantages of sowing seeds with the seed drill? Seed drill is a traditional method or a modern method? It is a modern method because you have a driller जिससे आप seeds को sow कर रहे हो, by hand नहीं कर रहे हो. तो अब इसका क्या मतलब है? The seed drill
सोज द सीड्स एट प्रॉपर सीडिंग रेट एंड डेप्थ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ कितनी होनी चाहिए वो जरूरी है, मैंने बताया था ज्यादा ऊपर रखोगे तो बर्ड्स उसको खा जाएंगे, जरूरत से ज्यादा नीचे कर दोगे तो उसको एयर नहीं मिलेगी, वो वैसे ही डाई हो जाएगा। सो राइट डेप्थ, ensuring that the seeds are covered by soil, as I said, right depth होगी तो obviously वो covering आ जाएगी ताकि birds उनको ना खा पाए। This saves them from being eaten by birds and animals or being dried up due to the exposure of the sun. Yes, क्योंकि अगर खाएंगे नहीं तो सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी, वो वैसे ही ड्राई हो जाएंगे और डेड हो जाएंगे, मॉइस्चर सारा खत्म हो जाएगा। सो सीड ड्रिल से इंश्योर होता है कि उनकी डेप्थ बिल्कुल राइट है, स्पेसिंग बिल्कुल राइट है। ओके, Question number 16. What are the advantages of transplantation? So let's quickly recall what is transplantation. If you remember, transplantation is again a very smart method जहाँ पे आप make sure करते हो कि आप seeds जो sow कर रहे हो वो बहुत healthy हैं, बिल्कुल सही हैं। तो transplantation में हम क्या करते हैं, हम पहले एक लंप ऑफ सीडलिंग्स को नर्सरी में ग्रो करते हैं और उसमें से जो बेस्ट वन आउट्स होते हैं उन्हीं को मेन फील्ड में ट्रांसफर करते हैं टू इंश्योर हमारा जो आउटपुट है वो 100% प्रोडक्टिव हो। सो उसके एडवांटेजेस यही होंगे कि ट्रांसप्लांटेशन एनेबल्स सिलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी सीडलिंग। व्हाई इट इज सिलेक्टिव? बिकॉज मैंने जैसा बोला सारे पार्टिसिपेंट्स में से आप सिर्फ हेल्दी वंस लेते हो, सो यू आर सिलेक्टिंग द टॉप क्लास सीड्स. This results in better crop production. Transplantation permits better root penetration in the soil because the seeds are very healthy. तो obviously बाकी qualities जो हैं वो अपने आप better होती जाएंगी. So it will allow better shoot development. As a result आपका जो yield होगा वो बिल्कुल best होगा. So these are the qualities, advantages of practicing transplantation. Let's move to question number 17. What are the advantages of manure? So manuring हम तब करते हैं जब हम सीड सो कर चुके होते हैं और अब हमें चाहिए कि हमें उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स डालने के बाद। सो हम क्या फायदा दे रहे हैं मैन्योरिंग करके? इट इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, इट मेक्स द सॉइल पोरस एंड फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, the texture of the soil improves and the number of microbes increases in the soil. क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया था कि मैन्योर्स ऑर्गेनिक वेस्ट से बने हुए हैं, उसका कोई भी हार्म कभी प्लांट को हो ही नहीं सकता, सॉइल को हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारी चीजें जो हम सॉइल में डाल रहे हैं ना वो इवेंचुअली सॉइल से ही क्रिएट हुई हुई है। जितना भी वेस्ट है वो सारा डिकम्पोज होकर एक्चुअली में सॉइल में मिलेगा और वो सब वेस्ट में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है जो हम वापस सॉइल में डाल देते हैं एंड इट इज नॉट हार्मिंग द सॉइल इन एनी वे, नाइदर द सॉइल नाइदर द क्रॉप प्रोडक्शन. सो मैन्योरिंग इज वेरी एडवांटेजेस. Let's talk about question number 18. Explain how soil gets affected by the continuous plantation of crops in a field. अब इसमें आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा. Continuous plantation का मतलब है आप एक के बाद एक प्लांट्स उगाए जा रहे हो, तो क्या सॉइल की क्वालिटी पे कुछ फर्क पड़ता है? पड़ेगा, तभी तो आप सॉइल को प्रिपेयर करते हो, जो फर्स्ट स्टेप है. अगर पड़ता ही नहीं तो हमें सॉइल को प्रिपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप एक प्लांट लगाते हो हम सॉइल को इतना कुछ देते हैं लेकिन उस सॉइल ने वो सारा उसको ग्रो करने में लगा दिया. यस, जैसे एक मदर एक बेबी को कैरी करती है तो उस टाइम पे जो भी न्यूट्रिशन मदर लेती है इट्स गिविंग टू द चाइल्ड, जैसे प्लांट के केस में होता है. जो भी हम मिट्टी को दे रहे हैं वो सारा प्लांट में जा रहा है, तो एक टाइम के बाद मदर की बॉडी में से सारा न्यूट्रिशन चला जाता है क्योंकि वो ट्रांसफर हो चुका है. सिमिलरली सॉइल जब सब कुछ पास कर देगी सीड को तो सॉइल तो बिल्कुल डेफिशिएंट हो जाएगी, राइट? सो इसीलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है, so that the continuous plantation of crops in a field decreases the number of nutrients present in the soil which are helpful for the proper growth and functioning of the plants, hence decreasing the fertility and also yield of the crop. तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए हमें मेक श्योर करना चाहिए कि हम सॉइल को हमेशा हेल्दी रखें क्योंकि मीडियम वही है, राइट? Question number 19. Why good quality of seeds are essential for crop growth? Yes, तो यहाँ पे हम जाएंगे उसी कॉन्सेप्ट पे जहाँ हमने हेल्दी सीड्स होने की बात करी. ट्रांसप्लांटेशन क्यों किया था? क्योंकि हमारा मोटिव यही था सारे हेल्दी सीड्स आए, क्योंकि अगर सीड्स ही हेल्दी नहीं होंगे तो आप यील्ड का क्या करोगे, आप क्रॉप प्रोडक्शन का करोगे ही क्या,
राइट, क्योंकि उसमें जो भी खराबी सीड में होगी वो उसमें चली जाएगी और वो हमारे किसी यूज का नहीं होगा. सो इनिशियली हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ सीड्स इज गुड बिकॉज the germination, the rapid emergence and the vigorous growth is all dependent on the quality of the seed. Seed is the most efficient and effective means of crop propagation. राइट क्योंकि प्रोपगेशन जैसा मैंने बोला वो सारा जीरो हो जाएगा. मैं जानती हूँ कि ये सीड खराब है, उसके बाद भी मैं उसमें इन्वेस्ट करी जा रही हूँ, उसमें मैन्योर्स डाल रही हूँ. व्हाट इज द पॉइंट? नथिंग. मनी वेस्टेड, टाइम वेस्टेड एंड हेंस लॉसेस बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन भी जीरो होगी. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम? वेरी इंपॉर्टेंट. वीड्स क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हो? बहुत सिंपल. वीड्स क्या है? हमारे बिना बुलाए मेहमान. Yes, this is how we remember them. So in a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. We cannot control them we can control them by the following steps. जैसा मैंने बताया था, या तो आप वीडीसाइड स्प्रे करो. Yes, वो केमिकल्स हैं ही इसीलिए. अगर आपको लगता है अब वो आ ही गए हैं तो आप उनको मैनुअली भी रिमूव कर सकते हो, या तो कट करके या अपरूट करके, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वीड्स बहुत स्ट्रॉन्ग प्लांट्स नहीं होते. आप हैंड से भी मैनुअली उसको रिमूव करोगे सो इजीली. बहुत ही वीक होते हैं और उनके रूट्स भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इसीलिए वो कहीं पे भी ग्रो कर जाता है. राइट, सो वीड्स केमिकल आपको कॉन्टिन्यूसली मेक श्योर करना पड़ेगा कि प्लांट्स जो है वो वीड्स से नहीं ग्रो करने दे रहे हैं उनको अपने ऊपर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज वाटर लॉगिंग? चाहे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये एक टर्म ही है जो हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, बट उसका मीनिंग क्लियर होना बहुत जरूरी है. वाटर लॉगिंग का क्या मतलब होता है? सो देयर आर मेनी प्लांट्स व्हिच आर वाटर लॉग्ड. फॉर एग्जाम्पल, वाटर लॉगिंग अकर्स व्हेन देयर इज टू मच वाटर इन अ प्लांट्स रूट जोन. हम बहुत बार ये बात करते हैं कि हर चीज बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम पानी दोगे तो प्लांट को पूरे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, और अगर आप ज्यादा दे दोगे तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. लेकिन कुछ प्लांट्स की पर्सनल डिमांड होती है, वो ग्रो ही वाटर लॉग करते हैं, जैसे पैडी, राइस को उगने के लिए हमेशा स्टैंडिंग वाटर चाहिए. उनके रूट्स, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम कभी नहीं होता, क्योंकि ये उनका एक पर्सनल इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है. सो दैट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन अवेलेबल टू रूट्स. वाटर लॉगिंग कैन बी have several causes like over irrigation, excessive rainfall, flooding and poor drainage. ये होता है नॉर्मल प्लांट्स के लिए, कि अगर नॉर्मल प्लांट्स में हम एक्सेस वाटर दे दें, जैसा मैंने बताया, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाएंगे, ओवर इरिगेशन हो जाएगी, उन्हें सांस नहीं मिलेगी तो वो वैसे ही ड्राई अप हो जाएंगे. एक्सेसिव रेनफॉल जब हो जाती है आउट ऑफ कंट्रोल तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है फार्मर्स का, क्योंकि जैसा मैंने बोला अगर उसके नेक्स्ट डे उनको सनलाइट नहीं मिली तो वो सारा पानी जो इकट्ठा होगा वो सारी क्रॉप्स को खत्म कर देगा. पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि ये सारी कहानी जो है मोस्टली हम अप्लाई करते हैं रूरल एरियाज में, जहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत वेल प्लान्ड सिस्टम्स नहीं है. सो इंस्टेड लीविंग द प्लांट्स अपार्ट, जिनको वाटर लॉगिंग चाहिए नॉर्मल प्लांट्स के लिए, इट इज नॉट अ गुड वे. 22. वाई कॉटन और राइस कैन नॉट बी ग्रोन ड्यूरिंग विंटर्स? अब जब हम सीजनल की बात करते हैं, इनिशियली हमने पहले ही पढ़ा था पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और वो सब सीजन बेस्ड है. तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर क्रॉप जो उस सीजन के लिए बनी ही नहीं है, वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगी, राइट? बिकॉज कॉटन एंड राइस रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स ग्रोथ. During winter, large amount of water is not available. Hence, due to unavailability of sufficient water and unfavorable climatic conditions, paddy should not be grown in the winter season. Rainy season is preferred season for paddy cultivation because it needs waterlogged, जो आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था और मैंने आपको तब बताया भी था कि paddy is an example, cotton is also an example. So see, nature has made things like that only. वो सीजन में ग्रो कर ही नहीं सकते, इसीलिए उनका जो ग्रोथ पैटर्न है वो होता ही उस सीजन में है जब रेनी सीजन हो, राइट? क्वेश्चन नंबर 23. Why harvested food grains need to be stored safely? ये सारी कहानी मैं बार बार चैप्टर के टाइम पे आपको बताती रही थी कि अब इतनी मेहनत करके अगर आप स्टोरेज के टाइम पे थोड़ा सा लीनियंट हो जाओ और आप ध्यान नहीं दोगे, क्या होगा? वो सब मेहनत निल हो जाएगी. और वही आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है कि इफ यू आर नॉट स्टोरिंग देम सेफली, दे मे स्पॉइल और गेट अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, एंड एज अ रिजल्ट
पूरा लॉट खराब हो जाएगा एंड आपने इतना टाइम मिस कर दिया होगा कि उस टाइम में आप यू हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन वो सारे को दोबारा ग्रो करने के लिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप कैसे उनको स्टोर करते हो. यू शुड मेक यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फ्यूमिसाइड्स, फ्यूमिगेंट्स उस टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन वहाँ की कंडीशंस क्या हैं, ताकि किसी भी तरह से आप टेम्परेचर कंट्रोलर्स भी रखते हो, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन आपका जो स्टोरेज है वो कहाँ है, कितना वहाँ का टेम्परेचर है और वहाँ की वेदर कंडीशंस क्या हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 24. वाई शुड वी ऑप्ट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो आज सबसे ज्यादा ट्रेंड में है. क्यों लोगों को इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस समझ आनी शुरू हुई है. ऑर्गेनिक खाना खाना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, लोग बहुत प्रैक्टिस करने लगे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. एटलीस्ट लोग अवेयर हो रहे हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल. मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर. तो आज ये चैप्टर जो भी सुन रहा है, पढ़ रहा है, उसको इस चीज़ों की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है. एंड इट्स पीपल आर अर्निंग ऑल्सो अलॉट, उनकी कमाई भी डबल हो रही है. इट्स नॉट दैट कि वो सिर्फ अवेयरनेस फैला रहे हैं, उसके साथ साथ इनकम इज ऑल्सो जनरेटेड. So why is encouragement of organic farming done? Because the things, the manures that are using, वो सब organic है, उसका कोई harm effect नहीं है. So organic food or organic farming is better for the environment. It reduces pollution, conserves water, reduces soil erosion, increases soil fertility and uses less energy. तो जो भी हम organic farming का product खाते हैं, हम बहुत ही safe महसूस करते हैं. As I said, जब भी आप कोई भी तरह का फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी प्लांट पे डालते हो, उसका कुछ पोर्शन उस खाने में भी जाता है जो हम कंज्यूम करते हैं एंड स्लोली स्लोली वो हमारी बॉडी में बिल्ट होना शुरू हो जाता है, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हम फेस करते हैं नॉर्मल लाइफ में एंड जानते हुए भी हम नहीं पता कर पाते. इट इज बिकॉज ऑफ दैट. सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द परफेक्ट सोल्यूशन फॉर दैट एंड वी शुड ऑलवेज एनकरेज इट. Question number 25. Differences between manures and fertilizers. Perfect way to end the exercise because this is a very good question and a very important question. बहुत बार पूछा जाता है, जिसका discussion दो हमने बहुत बार किया है throughout the chapter. So what is the difference between a manure and fertilizers? First of all, important part is they are organic substances and fertilizers are synthetic chemical compounds. Man-made होते हैं, right? Chemicals होते हैं. Secondly, they are obtained from decomposition of animal waste, plant residues by the action of microorganisms. इसीलिए ये harmless हैं, कोई नुकसान नहीं है. Secondly, they are manufactured in factories from different chemicals. इसीलिए हम fertilizers को थोड़ा सा discourage करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है, manures work नहीं कर रहे, वहाँ पे हमें fertilizers use करने ही पड़ते हैं. Third, they provide all the nutrients but are not very rich in nutrients. As I said, nutrients specific नहीं होते कि अगर नाइट्रोजन चाहिए तो उसके लिए कोई अलग मैन्योर आता है, फॉस्फोरस चाहिए तो उसके लिए अलग आता है. एंड येस, ये फायदा हमें फर्टिलाइजर्स में मिलता है बिकॉज दे मेक द सॉइल न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड रिच इन न्यूट्रिएंट्स. सो हार्डली हमें कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारा मैन्योर वर्क नहीं कर रहा, हमें फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं. दे प्रोवाइड ह्यूमस टू सॉइल. हम सब ने ह्यूमस के बारे में बहुत डिस्कस किया, कैसे बनता है, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. सो इसी तरह से सॉइल के लिए मैन्योर्स एक ह्यूमस की तरह है. एंड इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ह्यूमस, इट्स जस्ट fulfilling the nutrient specific requirement. In case of manures, they replenish soil fertility, restore soil texture and makes the soil porous. तो soil की जो qualities हैं वो भी बहुत improve होती हैं nutrition के साथ साथ. लेकिन fertilizers के case में they restore fertility of soil but spoil the soil texture and soil chemistry. Right? तो सॉइल के लिए तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा. हाँ, जैसा मैंने बताया था, वो जो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट चाहिए था उसको जरूर फुलफिल कर देता है. राइट. देन 6, दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन एंड इन केस ऑफ फर्टिलाइजर्स दे कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन बोथ. सो दैट्स व्हाई आई एम अगेन रिपीटिंग, हम फर्टिलाइजर्स का यूज डिस्करेज करते हैं, मैन्योर्स का एंकरेज करते हैं. लेकिन जहाँ पे हम कुछ नहीं कर पाते, बिकॉज अगर आपका प्लांट एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक आपसे नीड मांग रहा है और आप उसे नहीं दोगे तो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो हमें हार के फर्टिलाइजर्स यूज करने ही पड़ते हैं. सो इसीलिए जहाँ पे आप वर्कआउट कर सकते हो आप करो. जब आपको फील होता है कि ये वाली जो प्लांट्स और पल्सेस जो भी आप खा रहे हो, इट्स बेटर हमेशा उनको सोक करके रखो कुछ टाइम तक वाटर में, ताकि अगर इफ एट ऑल कुछ न्यूट्रिएंट यूज हुआ भी है वो अपने आप वाटर के साथ कुछ परसेंटेज
रिमूव हो जाएगा एंड you are consuming a better version of the food that you are giving to your body. So I hope सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, सारे स्टेप्स अच्छी तरह से समझ आ चुके हैं एंड सारे क्वेश्चंस आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे इन योर एग्जाम्स. सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट.